औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम दो टोक के साथ मैं हूं आपका मेजबान मोहम्मद अली। नाजरीन, अजीब मामलात हैं। ऑपोजिशन को खेलने के लिए एक दुरुस्त सिमत मिल चुकी है, जबकि सही मानों में मौजूदा हुकूमत की अगर बात कर ली जाए तो अब तक उसकी सिमत दुरुस्त नहीं हो सकी। उसकी वजह क्या है कि माशी अशारियों के हवाले से बात किए जाते हैं कि माशी अशारिये पाकिस्तान के मस्बत समत में गामजन है, लेकिन जो सूरत हाल मौजूदा ग्राउंड रियलिटी पर दिखाई देती है वो इसके कदरे मुख्तलिफ है। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि महंगाई जूं की तूं बरकरार है, बेरोजगारी मुसलसल बढ़ती जा रही है, और अगर सही मानों में मौजूदा हिकमत अमली की बात कर ली जाए तो उसके बाद मईशत को भी कुछ अरसे में ताले लगते हुए दिखाई दे रहे हैं। कुछ लोग कहते हैं एक्सपोर्ट्स बढ़ गई हैं, कुछ लोग कहते हैं कि जी पाकिस्तान की जो सनती एतबार से जो समत है वो दुरुस्त हो चुकी है, लेकिन ऐसा है नहीं। क्योंकि अगर कोई सही नजर रखने वाला शख्स तमाम सनती इलाकों का दौरा कर ले तो उसको वाज़ेह तौर पर बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज के सामने बड़े बड़े बोर्ड आवेजा दिखाई देंगे कि यहां पर भर्ती बंद है। और अगर ऐसा है तो इसका मतलब यह है कि जितनी एक्सपोर्ट्स के हवाले से बातें की जा रही हैं, जितने ऑर्डर्स की बातें की जा रही हैं, क्योंकि अगर ऑर्डर्स मौजूद हैं तो उसके बाद एम्प्लॉयमेंट की जरूरत पड़ती है वाज़ेह तौर पर। अगर मुलाजमीन ही नहीं होंगे तो वो ऑर्डर्स को कैसे पूरा किया जाएगा, जो कि सही मानों में एक्सपोर्ट्स के लिए पूरी दुनिया से पाकिस्तान की सनतकारों को मिल चुके हैं, एक्सपोर्टर्स को मिल चुके हैं, लेकिन इस पर अब तक कोई बात नहीं की गई। और अगर इस पर किसी हुकूमती जमात के रहनुमा से सवाल कर लिया जाए कि जनाबे वाला ये जो बोर्ड्स लगे हुए हैं कि भर्ती बंद है, तो कहा जाता है प्राइवेट सेक्टर का इंटरनल मैटर। अगर इंटरनल मैटर है तो यहां पर रियासती रिट को चैलेंज किया जा रहा है। जहां पर रोजगार की बातें की जा रही थी वहां बेरोजगारी को जानबूझकर और एक मुनज्जम साजिश के तहत बढ़ाया जा रहा है। अगर ऐसा है तो उसके बाद हुकूमती रिट को जोश में आना चाहिए, जो कि अब तक नहीं आए। दूसरी बात, फॉरेन फंडिंग केस के हवाले से बहुत शोर उठ रहा है। ऑपोजिशन जमातों ने तमाम अपनी जो ताकतें हैं वो इस जानिब सर्व कर दी हैं कि जी किसी भी तरह फॉरेन फंडिंग केस का फैसला आ जाए और उसके बाद मौजूदा हुकूमत के खिलाफ वो महाज खोल दिया जाए कि जिसके बलबूते पर हुकूमत को घर भेजना आसान हो जाएगा। लेकिन गुज़िश्ता रोज वफाकी वजीर मुराद सईद साहब की जानिब से कहा गया कि फॉरेन फंडिंग केस अगर मौजूदा हुकूमत का खुलेगा तो उसमें ऑपोजिशन जमातें भी मुसलसल रगड़े में आ जाएंगी। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून या दीगर सियासी जमातें हों, उनको भी फॉरेन फंडिंग आती रही है, लेकिन अब तक उन्होंने इलेक्शन कमीशन में उसका जवाब जमा नहीं कराया कि उनको कितनी रकम कौन से मुल्क से आई है और किस शख्स ने भेजी है, किसके बलबूते पर भेजी है और किस वजह से भेजी है। यानी अगर ओवरऑल सियासी जमातों की बात कर ली जाए तो तमाम सियासी जमातों के लिए अगर कोई मोहरा मस्बत समत से निकलकर उनके लिए खतरनाक साबित हो रहा है तो वो फॉरेन फंडिंग केस है। और अब जो सूरत हाल आगे आने वाले वक्तों में दिखाई दे रही है, सेनेट इंतखाबात सर पर हैं, ऑपोजिशन जमातें एहतजाज में मसरूफ हैं, हुकूमती जमात उनको जवाब देने में मसरूफ है। किरदार की बातें बहुत हो चुकी, कारकर्दगी की बात कीजिए, जान छुड़ा लीजिए अपनी भी और हमारी भी। इसी पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से रज़ाक बाजवा साहब। बहुत शुक्रिया रज़ाक भाई, आपने अपना कीमती वक्त इनायत किया। जबकि पाक मुस्लिम अलायंस दीवान से मुझे ज्वाइन किया है मोइनुद्दीन अहमद मंसूरी साहब ने। बहुत शुक्रिया मोइनुद्दीन अहमद साहब, आपने भी अपना कीमती वक्त इनायत किया। रज़ाक भाई, गुफ्तगू का आगाज सर मैं आपसे करूंगा। सर, इजराइल से पैसा ले लिया, भारत से पैसा ले लिया, अमेरिका से पैसा ले लिया, हुक्मरानी आप लोग पाकिस्तान पे कर रहे हैं, क्यों? देखें जी, जो बातें अभी चल रही हैं फॉरेन फंडिंग की, इसमें प्राइम मिनिस्टर साहब ने खुद भी वजाहत कर दी है कि इसमें हमारे पार्टी का कोई रहनुमा मुलव्वस नहीं है। अच्छा, अगर है तो उसका नाम डिस्क्लोज किया जाए। वहाँ के एजेंट्स जो भी वहाँ रखे जाते हैं फंडिंग के लिए वो मुलव्वस हैं, और इसमें कोई पीटीआई का कोई मरकज़ी कायद या लीडरशिप कोई मुलव्वस नहीं है। और अगर कहीं अब भी गलत हुआ है तो बिल्कुल उसकी तहकीकात होनी चाहिए, हम बिल्कुल हाजिर हैं। लेकिन सर, अगर कह रहे हैं एजेंट रखे हुए हैं, अगर वहां से कोई फंडिंग आ गई है, इस्तेमाल तो आप लोगों ने किया ना सर? देखिए जी, वो एजेंट से तहकीकात बिल्कुल करेंगे, लेकिन सर कम से कम इस बात को तो ख्याल रखें जो पैसा आप लोगों की पार्टी अकाउंट में आ रहा है वो आ कहां से रहा है। जी बिल्कुल, इसकी तहकीकात हो भी रही है, और अच्छा। प्राइम मिनिस्टर साहब भी इस पर बड़े संजीदा हैं, और ये जो मामला आया है इस पर इंशाल्लाह हम हर तरह की तहकीकाती कमेटी में पेश होने के लिए भी तैयार हैं और हर इदारे को जवाब दें।
बिल्कुल, अगर हम पे कुछ साबित होता है। लेकिन रज़ाक बाजवा साहब, अगर सही मानों में पूरी सूरत हाल को देख लिया जाए, भारत ने अगर फंडिंग की है, इजराइल ने अगर फंडिंग की है, सर ये तो जुर्म साबित हो गया। देखिए जी, अगर भारत ने फंडिंग की है या इजराइल ने जो भी है, अगर उन्होंने की है तो क्यों की है? उनके क्या मकासद थे यहाँ पे फंडिंग करने के? उनका ये तो उनका आप लोग क्या ही बता सकते हैं। बिल्कुल मैं कहता हूँ कि सारी जमातों की, आसिफ अली जरदारी साहब का भी नाम है, पीपल्स पार्टी का भी नाम है, और अभी तो मामला चल रहे हैं, नून लीग के भी नाम आएंगे, और ये वो लोग ऐसा हमारे मुल्क पे इन्वेस्टमेंट क्यों कर रहे हैं, इसकी बिल्कुल तहकीकात होनी चाहिए। और प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा कि बिल्कुल हम तहकीकात कराएंगे, और इसमें जो भी मुलव्वस हो उनके खिलाफ बिल्कुल जो भी अदलिया। लेकिन सर, एक घर का भेदी साबिक बानी कारकुन आपका टीवी पर बैठ के इस बात का इंकिशाफ कर चुका है कि जी पैसा आया, सबकी नॉलेज में था, कुछ पैसा पार्टी फंडिंग के नाम पर आया, कुछ आगे शौकत खानम के नाम पर। तो सर इस बात की भी तहकीकात की जरूरत है, अगर अंदर से कोई बंदा निकल के जो है वो ये जवाब दे रहा है किसी इदारे के अंदर। देखिए जी, मैं समझ गया आप जिन साहब की बात कर रहे हैं जी, वो तो गुज़िश्ता 10 साल से उनका यही काम है, रोना पीटना। अच्छा। वो अपने आप को कहते हैं कि जी मैं बानी पीटीआई हूँ। जी। क्या वो बानी इसीलिए बने थे कि पीटीआई की कमर में छुरा घोंपने के लिए? अच्छा। तो उनको कोई इसके अलावा कोई काम है? छुरा घोंपने के लिए? जी, अगर वो कोई गलत काम को उजागर कर रहे हैं जो आपके सफों में हो रहा है, तो छुरा घोंपना नहीं होगा ना सर? सर मैं ये नहीं, कोई अगर गलत हो रहा है तो उसकी मजम्मत मेरा प्राइम मिनिस्टर भी कर रहा है, मेरा चेयरमैन भी कर रहा है, मैं भी कर रहा हूं। मजम्मत की क्या जरूरत है आवाम को? आवाम तो कह रही है तहकीकात कराएं, बिल्कुल होनी चाहिए, और उसके बाद उससे बिल्कुल हमारे पीटीआई का एक वर्कर से लेकर मरकजी लीडरशिप तक बिल्कुल हम कहते हैं कि उसकी तहकीकात होनी चाहिए। तहकीकात हो रही, साबित हो गया कि आप लोगों के अकाउंट में फंडिंग आई है, मैं कहता हूं कि अगर कोई भी जुर्म हम पे साबित होगा तो हम उसे कबूल करेंगे। अच्छा। बिल्कुल बिला शुबा बिला शक हम बिल्कुल कबूल करेंगे, और जो सजा पाकिस्तान की कानून की मुताबिक होगी हम भी बर्दाश्त करेंगे। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह प्राइम मिनिस्टर इमरान खान, उनकी ना जात पर, ना उनकी शख्सियात पर, ना उनके किरदार पर कोई उंगली नहीं उठा सकता। सर ये जो कोई बहुत अरसे हो गया सर, नहीं ये उंगली उनके उठाएंगे ना सर, उनकी कारकर्दगी पे उंगली उठ रही है, किरदार पे अल्लाह का शुक्र है, लाख एहसान अल्लाह ताला का कि इमरान खान साहब की किरदार पे कोई उंगली नहीं उठ रही, लेकिन उनकी कारकर्दगी पे कारकर्दगी मुझे आप बताएं जी कि कारकर्दगी क्या चाहते हैं, जो भी हमसे कारकर्दगी का पूछ रहे हैं। मुल्क में इस वक्त जो कोरोना की वजह से परेशानी आई है, बिजनेस एक्सपोर्ट्स बंद हुई है, महंगाई का इजाफा हुआ, ये तो पूरी दुनिया में हुआ है जी। इसमें क्या वफाकी वज़रा मुलव्वस है, क्या हमारी कैबिनेट मुलव्वस है, क्या प्राइम मिनिस्टर के साथ कमीशन की रिपोर्ट में तो एक बंदे का नाम आया है ना सर? आया है जी। तो वो बंदा किसी भी सरकारी फाइनेंसर है सर? आप सर मैं ये कह रहा हूं कि वो किसी भी सरकारी ओहदे पर या पार्टी ओहदे पर कायम नहीं है। अच्छा। और अगर उस पर कोई इल्जाम है तो इदारे बैठे हुए हैं, नेब बैठी हुई है, FIA बैठे हुए हैं, एंटी करप्शन बैठी हुई है, मुल्की इदारे बैठे हुए हैं। बिल्कुल जहांगीर तरीन साहब को वो चेक करें, अगर वो उसमें मुलव्वस पाते हैं तो पार्टी ने उनको कोई पोजीशन नहीं दी हुई है जिसका वो फायदा उठा रहे हैं। अच्छा, कारकर्दगी की बात हो रही है ना सर, महंगाई है? बिल्कुल है। बेरोजगारी है? बेरोजगारी तो देखें, बेरोजगारी तो बिल्कुल है। अच्छा। उसकी वजह ये है कि पिछली जो हुकूमतें थी 30 या 40 साल, जो भी, अब बार बार उनको क्या सबको ही पता है वो कितने अरसे इक़्तिदार में रही हैं। आप देखें उन्होंने इदारों का क्या हाल किया, कोई प्राइवेट इदारों में लोगों को मुंतकिल नहीं किया, ना उन्हें कोई जॉब्स, जो सरकारी जॉब जी। और सरकारी जॉब पर इतना प्रेशर आ गया है कि अब एक इदारे में जहां 200-400 लोगों की जरूरत है, या अब स्टील मिल को देख लें कि वो मेरा ख्याल है कि 2 से 2,500 लोगों से चलाई जा सकती है, जहां 13,000 लोगों को पीपल्स पार्टी ने उसमें भर्ती कर दिया जी। और आज वो इदारा जमीन से भी नीचे चले गया है, वो इदारा बंद हो गया है। उसकी वजह यह है कि उसकी आमदन से कहीं गुना ज्यादा तो वहां की सैलरियां हैं। सही। तो अगर आप यही चाहते हैं, इसी तरह हमें भी रोजगार देना है कि जहां अगर केपीटी में 3,000 लोगों की जरूरत है तो हमने वहां 16,000 लोग भर्ती कर दिए। साहब का जो भी मिनिस्टर थे बाबर गौरी साहब ने जो बड़ी मेहरबानी की है जी जी। अब लोग ये चाहते हैं, लोगों को इन्होंने इतना करप्ट कर दिया
है, लोग ये चाहते हैं कि भी ठीक है जिस तरह उन्होंने जॉब दी थी ये भी दें। अच्छा। अरे बाबा, हमने इदारों को जिंदा करना है, उन्हें अपने पांवों पे खड़ा करना है, उन्हें चलाना है। सही। वो जो साबका दौर में जो कुछ हुआ है वो आपके सामने। आप बिन कासिम देख लें, आप स्टील मिल देख लें, आप केपीटी देख लें, आप रेलवे देख लें, आप दीगर डिपार्टमेंट्स देख लें। मैं समझता हूं कि हद से ज्यादा, जहां 3 गुना लोग ज्यादा बैठे हुए, क्या अब हम भी चले इदारों पर ये मजीद बोल काफी सर आपको पॉइंट आ गया सर। मैं महंगाई पे भी बात करूंगा आपसे, लेकिन मैं आगे बढ़ जाऊं जरा। पाक मुस्लिम अलायंस से दीवान से मेरे साथ मोइनुद्दीन अहमद मंसूरी साहब मौजूद हैं। मोइनुद्दीन साहब, सर क्या लगता है सर कि कौन सी सियासत पाकिस्तान में आ गई है सर कि सियासी जमातें फॉरेन फंडिंग ले रही हैं, इजराइल से पैसा ले रही हैं, भारत से पैसा ले रही हैं, फिर इदारे मदाखलत करते हैं तो कहा जाता है इदारे मदाखलत ना करें, जमहूरियत को खतरा है। क्या कहेंगे सर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले अली भाई आपका बहुत शुक्रिया, बहुत मशकूर हूँ कि आपने हम छोटे जमातों के लोगों से भी मौक़िफ़ जानने की कोशिश की और हमें अपने माफ़ी ज़मीर का इजहार करने का मौका दिया। मैं पाक मुस्लिम अलायंस दीवान से, हमारी जो पार्टी एक आम लोगों की पार्टी है, हम आम लोगों के दरमियान रहते हैं और आम लोगों को इससे कोई सरोकार नहीं है कि इस वक्त फॉरेन फंडिंग अकाउंट से कितने रुपए आए गए और कौन से इदारे बंद हो गए, कौन से चल रहे। वो कह रहे हैं कि भाई हमें रोज़गार दे दो, हमें बच्चों को एजुकेशन हासिल करने के लिए जो है ना हमें मौके दे दो, हम कम से कम अपने बच्चों को पढ़ा सके। इस वक्त पूरे पाकिस्तान को तो खैर हम तो टूर करके आए, देखा है, मगर सिंध का जो हालत है ना, और जिस एतमाद के साथ, जिस भरोसे के साथ सिंध में कराची का आवाम ने बिलखुसूस तहरीक इंसाफ को वोट किए और तहरीक इंसाफ को लेकर आए, मेरे ख्याल से मिनिस्टर और जो ये MNA साहिबान हैं, MP साहब, उस पर खरा नहीं उतरे। सही। उन्होंने ये पूरी तहरीक इंसाफ से जो ना खान साहब बस कुछ भी सवाल कर ले, एक ही बात आती है कि खान साहब के किरदार को देख ले। खान साहब भाई इस वक्त किरदार को नहीं है, आपके जो है ना आपकी शख्सियत बहुत आला है, ठीक है, आपकी शख्सियत अपनी जगह पर है। इस वक्त आपकी शख्सियत को तो घोल कर नहीं पी सकते ना। जी जी। इस वक्त जो है शख्सियत से बड़े किरदार की तरफ आए कि आप जो वादे करके आए थे, जो मैसेज आपने दिए कैंटोनों में खड़े होकर, और जो बार बार 22 साल में आपने वादे किए, वो उन वादों की तकमील करें। आपको इख्तिदार है, आपके पास कुव्वत है, आपके पास ताकत है। मैं समझता हूँ ये अपने चक्करों पे जो है ना, ये अपोजिशन सिर्फ वो अपनी महाज आराई पे जो है ना आवाम की जो बुनियादी मसाइल है, उस बुनियादी मसाइल से जो है ना हट चुके। इसके वजह से आवाम को इससे कोई सरोकार नहीं है। मैं आपको सीधी सी बात सच बताऊँ, आप चले जाए उनको कि भाई जाए मगर फॉरेन फंडिंग अकाउंट के हवाले से मैं बात करूँ कि इस वक्त जो है ना बहुत बड़ा अलमिया है कि हमारे अहले इक़्तिदार में जो लोग हैं, इनका जो है ना, इनका बस नज़रिया सोच यही है कि बस जो है ना इक़्तिदार मिल जाए, इक़्तिदार के लिए हमें कुछ भी करना पड़े। सही। और इक़्तिदार के लिए वो किसी भी हद तक जाने को तैयार है। और ये देख रहे हैं आप गुज़िश्ता, मतलब इक़्तिदार की हविस ने पाकिस्तानी और इस्लामी तहजीब को तार तार कर दिया है। सही। आज टॉक शो में देखे, दीगर जगहों में देखे कि जिस तरीके से कभी भी ऐसा नहीं होता था कि आप इखलाकियात के दायरे से कभी नहीं उतरते थे पहले जी। और एक इखलाकियात आदमी जितना भी गिर जाए, अगर कोई बुरा है तो उसको कहते हैं तू बुरा है तो भाई आप अपने साइड पे अपनी जिंदगी बसर करें, मगर उसके किरदार को जो है ना बीच चौराहे पे जो है ना नंगा नहीं किया जाता। बिल्कुल मोइनुद्दीन भाई, मैं यहाँ आपको रोकूंगा, फिर मुझे ब्रेक की तरफ जाना है। ब्रेक के बाद मैं दोबारा आपकी तरफ ही आऊंगा, उसके बाद आपका जवाब मुकम्मल करने के बाद मैं रज़ाक भाई की तरफ बढ़ूंगा। एक ब्रेक के लिए मुझे कहा जा रहा है, ब्रेक के बाद प्रोग्राम को यहीं से कंटिन्यू करेंगे। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से गुले राना साहबा मुझे ज्वाइन कर चुकी हैं। गुले राना साहबा मौजूद है मेरे साथ, अभी गालिबन राब्ता नहीं हो पाया है। एक बार फिर मोइनुद्दीन साहब की तरफ आऊंगा। जी मोइनुद्दीन साहब, अपना जवाब मुकम्मल कीजिए, फिर मैं रज़ाक भाई की तरफ बढ़ता हूँ। मैं इसका रहा था, देखें ये फॉरेन फंडिंग अकाउंट है या जो भी जो बाहर से मुल्क से चंद जो भी ले रहा है, ये नहीं कि पीपल्स पार्टी ले, मुस्लिम लीग ले, तहरीक इंसाफ ले, जमीयत, जिसने भी ली है, मैं समझता हूँ ये मुल्क के साथ गद्दारी के मुतरादिफ है। आर्टिकल 6 लगना चाहिए, बिल्कुल 6 लगना चाहिए। और मैं आपको बताऊं, अगर मियां साहब के केसेस को अगर समाज खुला, बार बार समाज हो सकती है जी जी, तो इस केस की भी 6 साल घुमाए बगैर जो ना हुकूमत को, अगर हुकूमत इतने कह रही है ना, अपना वजीर आजम साहब कह रहे हैं ना कि बिल्कुल साफ है, सब क्लियर है जी, मैं कहता जब सब क्लियर है फिर जो है ना आपको जो है ना अपने मिनिस्टर को और अपने जो है ना चीफ ऑर्गेनाइजर को वहां भेजने की जरूरत नहीं है। वहां पे सही, आपको जो है ना वो जो कमेटी बनी है, कमेटी के बाद भेजने की जरूरत नहीं है आपको। आपने कह देना है कि हम बिल्कुल पीछे हटते हैं, आप शफाफ जो है ना वो करें, तहकीकात करें। सही, आपने उसमें जो है ना चीज चुरा नहीं करनी चाहिए। अब जब नवाज शरीफ का अगर ट्रायल हो सकता है
रोज के यहाँ पे तो इस केस के क्यों नहीं हो सकते? ये शुबहात जो अपोजिशन को लाएगी, नवाज शरीफ का कौन सा रोज की, वो तो आराम से एंजॉय कर रहा है, सजा याफ्ता आदमी। नहीं सर, आप लोगों ने बाहर भेजा है ना एंजॉय करने के लिए। कोर्ट ने छोड़ा। नहीं, कोर्ट ने नहीं छोड़ा कोर्ट ने सर, नहीं चीफ छोड़ा, जस्टिस साहब ने स्टेटमेंट दे दिया था उसके ऊपर। और दूसरी बात है, चीफ जस्टिस साहब ने खुद ने कहा ये उसका मामला है, हुकूमत के कहने पर है, बिल्कुल सही मामला जी। है। खैर वो अलग मसला जी। है, मगर मैं वो सजा के बाद की कहानी छोड़े, जब केस चल रहे थे, मेरे ख्याल से पाकिस्तान की तारीख में ऐसे बहुत कम ही केस चले होंगे जो कि इस तेजी के साथ चला। तो अगर मैं कहता हूं कि ये भी एक बहुत बड़ा मसला है। जी जी, और जीआईटी बननी चाहिए ना, बिल्कुल बननी चाहिए। और मैं ये कहता हूं कि ये कौमी मसला है इस वक्त। सही। और तहरीक इंसाफ का एक नारा रहा है ना, जी जी, साफ चली शफाफ चली, बिल्कुल। इस नारे और बयानियों को अगर जिंदा रखना है तो तहरीक इंसाफ को इस केस में पीछे हटके इस केस को शफाफ तहकीकात का मौका देना चाहिए। चलें ठीक है। रज़ाक भाई कोई कमेंट करना चाहेंगे? सर अगर वाकई साफ और शफाफ ही चल रहा है सर, तो केस को मौका दें। जी बिल्कुल, जो भी तहकीकात हो रही है या होनी है, जी जी, और जो इदारे करना चाहते हैं, बिल्कुल हम एज ए पीटीआई वर्कर कारकुन हम हर शफाफ मामले की बिल्कुल हिमायत करते हैं। और हमें इससे कोई गर्ज नहीं है, ना हम कमाने आए, ना दिहाड़ियां लगाने आए, ना हमें कोई माल दौलत की। भाई आप पीटीआई के वर्कर हैं, चलिए ठीक है, मैं बहुत छोटा ले आया ना वर्कर, बिल्कुल वर्कर है, ठीक है ना, मैं छोटा ले आया बिल्कुल, अभी आपके पास ओहदा है, लेकिन मैं वर्कर की बात, जी मैं वर्कर हूं, पीटीआई के वर्कर हैं सर, ठीक है। आप अब भी अपने लीडर की तायद करते हैं जो उसने स्टेटमेंट दिया है? जी सारे स्टेटमेंट्स की तायद करते हैं, बिल्कुल तायद करते फॉलो करते हैं उन स्टेटमेंट, बिल्कुल फॉलो करते हैं। अच्छा, तो आपके प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा था अगर महंगाई हो, पेट्रोल महंगा हो, बिजली महंगी हो, तो हुक्मरान चोर होता है। आप मान लें इस चीज को कि मैं अपने लीडर की तायद करते हुए अपने हुक्मरान को चोर बोल रहा हूं? नहीं, मेरी बात सुने, पेट्रोल जो आज 109 या 8, जी जी बिल्कुल, इससे कबल 120 रुपए तक गया है, 130 रुपए तक गया है पीपल्स पार्टी के दौर में। आप सर वापस भी तो आ गया ना? नहीं, तो अब भी वापस आएगा। अच्छा। अभी जब हालात जब नॉर्मल थे, आप में और उनमें फर्क क्या है? 64 रुपए पर भी आया बिल्कुल सही है, लेकिन उसके फौरन बाद 25 रुपए बढ़े भी थे ना? बिल्कुल बढ़े ना। देखें मैं आपको ये बता रहा हूं कि मुल्क की हालात का खान साहब को इतना नहीं पता था कि ये हालत कर 22 साल में नहीं पता था? नहीं, 22 साल बाहर थे ना। अच्छा। वो रिंग से बाहर थे। अच्छा। ये जो बारियों वाले थे ये अंदर थे जी। और इन्होंने सूद पर सूद जो वर्ल्ड बैंक से लिया, जो बाहर मुल्कों से कर्जे लिए इन्होंने। आप लोगों ने नहीं लिए? नहीं, बिल्कुल लिए हैं हमने तो मजबूरी में लिए। अच्छा, कि जब तो सर उनकी भी कोई मजबूरी रही होगी, आप लोग लें तो मजबूरी में, वो लें तो करप्शन, क्यों सर? कोरोना में भेदभाव क्यों है सर? कोरोना में 6 माह तक पूरा मुल्क बंदिश। सर कर्जे तो पहले ही लिए जा चुके थे। बिल्कुल लिए जा चुके होंगे। अच्छा, जब इक्तिदार मिला था तो कितना कर्जा था पाकिस्तान में? देखिए जी, वो मुझे अब सही अंदाजा 30,000 अरब बिल्कुल होगा। और अभी कितना है? 43,000 अरब। सर इतना तो मौजूदा हुकूमतों ने, माजी की हुकूमतों ने नहीं लिया था। 13,000 अरब 2.5 साल में। मैं पाकिस्तान की आवाम से और अपने साफी भाइयों से, आप एंकर हजरात से ये मैं गुजारिश करता हूँ कि खुदा को मानो, इमरान खान की नीयत पर, इमरान खान नीयत पे कौन शक कर रहा है सर? कारकर्दगी में शक हो रहा है। उसे आसिफ अली जरदारी और नवाज शरीफ की सफ में न खड़ा करें। वो ऐसा बंदा नहीं, स्टेटमेंट्स वहां पे खड़े कर रहे हैं उनको सर। ऐसा बंदा नहीं है। उन्होंने कहा था महंगाई हो, हुक्मरान चोर होता है, टैक्सेस लगा देता है। वो मान ले फिर हुक्मरान चोर है। वो रिंग से बाहर थे जब उन्होंने बिल्कुल उनकी बातें आज भी बिल्कुल दुरुस्त है। असद उमर साहब वहां पर इस वक्त पार्लिमानी कमेटी में मौजूद थे या नहीं? हाँ या ना में जवाब दे। बिल्कुल मौजूद थे। तो फिर उनको पता ही नहीं था माशी अशारी? नहीं, देखें असद उमर साहब भी तो अब बने ना, पहली बार बने फेडरल मिनिस्टर। उससे कबल तो वो एक एमएनए रहे, एमएनए थे, उस कमेटी में मौजूद थे जो कि माशी अशारिया दुरुस्त करने के लिए कारगर साबित होते। बिगड़ा हुआ हालात मिले हैं कि असद उमर साहब ने खुद मुस्तस्फी होने पर रजामंदी का इजहार किया कि यार ये तो हम तो बाहर थे। अच्छा, हमें तो इतना अंदाजा नहीं था कि सूरत हाल ये है। तो माजी की हुकूमतों में जितनी तनकीद हुई वो सब बिल्कुल बेकार थी? नहीं, बिल्कुल सही थी। माजी की हुकूमतों में जो तनकीद हुई, जो अच्छा। उन्होंने करश्मे किए, वो बिल्कुल उनके दौर में पेट्रोल महंगा हुआ? बिल्कुल हुआ। तो क्या वो माशी अशारिया दुरुस्त है? नहीं, वो आपके दौर में महंगा हुआ? नहीं, हमारे दौर में आप लोगों की मजबूरी थी। हमारे साथ तो एक बड़ा मामला, ये कोरोना की बीमारी आ गई है जिसने पूरी दुनिया को लपेट लिया है। 6 माह तक हमारा मुल्क बंद है। आज भी पूरी तरह ना हमारे स्कूल खुल चुके हैं, ना आज तक हमारे कोई रेस्टोरेंट पूरे तरह खुल रहे हैं, ना हमारे शादी हाल खुल रहे हैं, ना हमारे बिजनेस खुल रहे हैं।
हमें तो एक, मैं आपको क्या बताऊं कि बदकिस्मती के सर से बाल कटवाए और ओले पड़ना शुरू हो गए, सर मुड़ाते ही ओले पड़े, बिल्कुल। बस हमारे अच्छा, चले ठीक है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से गुले राना साहिबा मुझे ज्वाइन कर चुकी हैं, बहुत शुक्रिया अदी, आपने अपना कीमती वक्त इनायत किया। अदी, बताना पसंद करेंगे पीडीएम बना के किस समत में चले गए आप लोग? पहले जो है वो बात की जा रही थी कि हम लोग इस्तीफे देके हुकूमत गिरा देंगे, अब आप फॉरेन फंडिंग के पीछे पड़ गए, जबकि मुराद सईद साहब कहते हैं कि फॉरेन फंडिंग तो आप लोगों को भी आई है। वालेकुम अली, और आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमेशा मुझे अपने प्रोग्राम में मदद करते हैं। बस अच्छा, आपका सवाल तो बिल्कुल वो है, इसका सवाल पर आऊंगी, लेकिन एक मैं छोटी सी चीज कहना चाह रही हूँ। मैं अभी अपने भाई की गुफ्तगू सुन रही थी। पहली बात तो मैं ये कहूँ कि ये शुक्र करें, ये कोरोना से जो ये डर रहे हैं, शुक्र कर रहे हैं अंदर खाना, ये शुक्र कर रहे हैं कि कोरोना था तो ये बचत हो गई। ये हर चीज कोरोना पर डाल देते हैं, ये क्यों हुआ, कोरोना ने आ दिया, फलान कोरोना ना होता तो पता नहीं क्या कर लेते ये लोग, ठीक है। और दूसरी चीज, ये मुझे थोड़ी सी इजाजत देना जी। कि मैं एक छोटा सा उसको वाकया कह ले या कुछ कह ले, प्लीज सुन लीजिएगा। था तो पंजाबी में, लेकिन अब मैं उसको उर्दू में जो है वो सुना रही हूँ कि जंगल में एक बंदर ने, मेरा ख्याल है 20-21 साल तक तगोदो करके ना किसी तरह से बादशाहत मांग ही ली। उसने कहा मुझे मिल जाए, तो उन्होंने कहा चलो जी आपको बना देते हैं, बादशाह बना देते हैं। अब वो जनाब आई लोमड़ी, उन्होंने कहा कि वो मेरे बच्चों को आके वो शेर वो भेड़िया खाने जा रहा है। उन्होंने कहा अच्छा। उसने एक तरफ से छलांग लगाई, दूसरे तरफ, दूसरे से तीसरे, फिर आगे उसने कहा वो आ गया है। उसने कहा फिर छलांग लगाई, उसने 6 छलांग। उसने कहा खा गया। तो उसने कहा भाई मैंने भाग दौड़ तो बहुत की थी, अब बच्चे बच ना सके तो क्या। तो ये है मामलात, मुझे लग रहा है पीटीआई के, कि भाग दौड़ वो बहुत कर रहे हैं, इधर भाग उधर भाग, इसको पकड़ उसको धकड़। तो आखिर में मेरा ख्याल है कि कुछ भी हाथ नहीं आने वाला, और ये जो कोरोना है ये इनको बचा गया। ये भाई से मैं कहूंगी कि बजाय इसके कि वो इनकी बदकिस्मती नहीं है, खुशकिस्मती है कि कोरोना इनको बचा गया। तो ये कोरोना पे हर चीज डाल देते हैं कि पेट्रोल क्यों महंगा हुआ, कोरोना था। आप सुन रहे हैं मेरी बात? जी जी बिल्कुल सुन रहा हूँ मैं आपकी बात। एक खामोशी सी छा गई ना, तो मुझे लगा कि कोई मेरी बात ही नहीं सुन रहा। नहीं, बिल्कुल आपकी बात सुन रहे, मैंने कहा आप अपना जवाब मुकम्मल कर लीजिए, फिर मैं क्रॉस क्वेश्चन करूंगा आपसे। जी 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 हाँ, वो तो तुम्हारे क्रॉस क्वेश्चन से मुझे डर बड़ा लगता है, क्योंकि तुम कभी जो है वो, लेकिन खैर क्या कहें। तो ये जो 2 चीजें जो मुझे नजर आई हैं पीटीआई के पास, मेरा ख्याल है अब सिवाय इल्जाम तराशी के कुछ नहीं रह गया। और वाकई सिवाय इल्जाम तराशी के इनके पास कुछ नहीं रह गया कि वो अपने से जो कुछ नहीं हो पा रहा तो वो पिछली हुकूमतों को घसीट रहे हैं कि उसने ये किया था, उसने ये किया था, उसने ये किया था। इल्जाम तराशी से कोई काम नहीं हुआ करते। अगर इनको अब 3रा साल जा रहा है, अगर ये कुछ काम कर देते, आप यकीन जानिए कि अगर कोई है भी तो सबके मुंह खुद ब खुद बंद हो जाते। इनको इतना अच्छा मौका मिला था, और वाकई में इमरान खान साहब जो है वो एक ऐसी शख्सियत के मालिक थे, थे पे जोर है मेरा, ऐसी शख्सियत के मालिक थे कि अगर वो चाहते तो मुल्क को किसी अच्छी सिमत में लेके जा सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। अच्छी सिमत में नहीं था, माजी की हुकूमतें आपकी थी, और उसके बाद आप कह रहे हैं खान साहब जो है मुझे एक तो अली, मुझे ये चीज समझ नहीं आती, यकीन जाने जी, कि कोई भी टॉक शो जो होता है उससे आज तक नतीजा तो कुछ अखज नहीं हुआ। एक आके उस पर इल्जाम तराशी करता है, एक आके उस पर इल्जाम तराशी करता है। खुदारा आप आंखें खोल कर देखिए कि कराची में ही मुझे समझ नहीं आता कि वो कहते हैं ये तो कोई अच्छी चीज हो गई तो चले वो तो ठीक है, हाँ अच्छी चीज हो गई, ये हो गया, ये कोई बात नहीं, ऐसे गवर्नमेंट ने कर दिया कोई बात नहीं। ये बताए यहाँ क्या हुआ है, यानी कि मक्खी का किरदार अदा कर रहे हैं कि आज आके गंद पे ही बैठना है। अरे भाई जो अच्छे काम हो रहे हैं उनकी तरफ तो नजरसानी कर लीजिए, उनको तो देख लीजिए। देखिए मीडिया तो भरपूर कवरेज दे रहा है, मैं तो माइक लगा हुआ है, वरना मैं खड़े होकर आपको सलाम कर देता आप लोगों की। अली भाई मेरा अपनी बहन से एक सवाल है। जी जी, आप क्या समझती हैं इमरान खान की गवर्नमेंट जो है वो नाकाम है, और क्या आसिफ अली जरदारी की गवर्नमेंट जो थी वो बिल्कुल कामयाब? चले जी, बोले राणा साहब। इस वक्त तो गवर्नमेंट इमरान खान साहब की है ना, तो आप मुझे बताएं, सिवाय जो कंपैरिजन के आप उसका हल क्यों नहीं देख रहे? आप ये सवाल मुझसे ना करें, आप ये सवाल अपने आप से करें कि तो क्या आप ठीक है। बोले राणा साहब आपको पॉइंट आ गया, मैं दोबारा आपकी तरफ आता हूं। रज़ाक बाजवा साहब क्लियर कर दें सर, आप लोगों के ऊपर कोई बात उठती है ना सर, आप लोग माजी पे चले जाते हैं कि पीपल्स पार्टी के दौर में ये हुआ था सर, उन्होंने गलत काम किए तभी तो आप लोगों को इक्तिदार मिला। नहीं तो आप हमारी तरफ से कोई किया गया गलत काम, किसी एक काम की निशानदनी आप कर दें कि जी यहां पर आप लोग गलत है, आप मुझे कुछ बताएं तो सही सर। अब आप
मतलब आपको नहीं पता? नहीं, मुझे बताना होगा तो मैं वहां आ जाता हूँ, आप यहाँ मिल अपोजिशन पे केसेस चले धमाधम, अपोजिशन पे जो लोग करप्ट हैं, जिन पे करप्ट साबित हो चुके हैं, उन पे केसेस नहीं चल रहे। जी सर, कम है क्या ये? नहीं, केस चलने चाहिए ना। कहाँ चल रहे? चलने चाहिए, कौन चलेगा? ये प्राइम मिनिस्टर ने चलाना है। अच्छा, प्राइम मिनिस्टर जज है। तो सर प्राइम मिनिस्टर साहब ये स्टेटमेंट कैसे दे देते हैं कि मैं नहीं छोड़ूंगा? उनको बोलना चाहिए ना कि इदारे नहीं छोड़ेंगे सर। जी, प्राइम मिनिस्टर साहब कोई जज नहीं है। अच्छा, प्राइम मिनिस्टर साहब कोई फैसला तो धमकी किस बात पे दे देते हैं अगर वो जज नहीं है सर? नहीं, वो तो करप्ट, बिल्कुल वो कहते हैं जी जी, किसी करप्ट को नहीं छोड़ूंगा। तो ये बोले तो ना सर, इदारे करप्ट को नहीं छोड़ेंगे, ये थोड़ी बोलेंगे मैं नहीं छोड़ूंगा। जाहिर है प्राइम मिनिस्टर है वो। अच्छा, प्राइम मिनिस्टर साहब खुद छापे मारते फिर? नहीं, वो ये कह रहे हैं जिस तरह पहले जी जी ये आपस में मिल बांट बैठते थे, या कोई कुछ लोग इनकी आके सुलह करा देते, या जो इससे पहले वो मसाके जमहूरियत या मजाक जमहूरियत ये कर लेते थे ना आपस में, अब क्यों नहीं हो रहा? तो अच्छा, नहीं सर, वो सब है मजाक जमहूरियत, कभी मजाक जमहूरियत। तो सर मजाक जमहूरियत चौधरी परवेज इलाही साहब वाले मामले में नहीं है? नहीं हो सकता है, वो है पीटीआई से? नहीं, हम नहीं पीटीआई और एमकेएम से नहीं। देखिए एमकेएम के जो लोग करप्ट थे या जिन लोगों पे इल्जामात थे, वो तो गवर्नमेंट का हिस्सा नहीं है। अच्छा, अगर वो एमएलए बन गए तो शेख रशीद साहब को चपरासी नहीं रखूंगा? नहीं, अब इस पे आप ये बोलेंगे चपरासी ना रखने का कहा था मैंने, तो वजीर दाखिला रखा है। देखिए अब आप ये तो नहीं बोलेंगे ना। एक आम सी बातों को इतने बड़े सर आम सी बातें तो नहीं है। फिर एक ब्रेक के लिए मुझे कहा जा रहा है, ब्रेक के बाद प्रोग्राम को यहीं से कंटिन्यू किया जाएगा। वेलकम एक नाज़रीन, प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। मोइनुद्दीन साहब, जनाबे वाला बताइएगा सर, दोनों मेहमानान की आपने गुफ्तगू मुलाहिजा की है, क्या कमेंट करना चाहेंगे सर? वो अपने आप को बचाने में लगे हुए हैं, ये अपने आप को बचाने में लगे हुए हैं, अवाम का कोई नहीं सोच रहा। देखिए एक बात बताऊं अली साहब कि वजीर आजम साहब जो अपोजिशन में थे ना गुज़िश्ते साल, जी जी गुज़िश्ते मतलब अदवार में, और उस दौरान जो है ना वजीर आजम साहब जो है और अपने कैबिनेट को लेकर कंटेनर पे रहे, इनका जो है ना इस वक्त जो है ना इनको वो गुण नहीं आता कि किस तरीके से ये जो सरकारी नौकर है और अपना इसे सिविल सर्वेंट से किस तरीके से खेलना है, काम लेना है, और यही कमजोरी। और दूसरी बात है ना, जो तो ये किसको आता है पाकिस्तान के अंदर? कौन सा ऐसा सियासतदान है जिसको सिविल सर्वेंट से खेलना आता है? मेरे ख्याल में मुस्लिम लीग नून को आता है। अच्छा, पीएमएलएन को आता है? पीएमएलएन को आता है। क्यों? अच्छा। क्योंकि इन्होंने इनके जमाने में आप देखें जिस तरीके से साद रफी ने रेलवे का वो किया, जी जी, गिरे हुए रेलवे को उठा के, अच्छा। और जो सहूलियत जो लोग रेलवे में सफर करते हैं उसको देखें, इन्होंने काम किया इसमें। मैं इसके अलावा जो है ना देखे इस वक्त जो है ना बदले जो वजीर आजम साहब थोड़ा सा अपने बयानिया उदारे कुछ भी करे, उनको अदालत पे छोड़ दे, अदालत अपना काम करे, नैब अपना काम करे, सब कुछ करे। खान साहब को चाहिए वो जो है ना फोकस अवामी मसलों पर दे। अच्छा। अपोजिशन के मसलों पर जो इदारों पर छोड़ दे, इदारे जाने केसेस बन गए वो जाने वो करे, मगर वो जो खुद जो है ना इदारों से अपोजिशन वाले कह रहे हैं कि नैब न्याजी गठजोड़ चल रहे हैं यहाँ पे, आप कह रहे हैं इदारों पे छोड़ दें। यही तो वजह है ना कि खान साहब की बयानी की वजह से ये बात सामने आ रही है। खान साहब कहते हैं कि भाई इदारे जाने, नैब जाने, अपोजिशन जाने। खान साहब खुद जो है अपोजिशन का वो नैब का फैसला बाद में आया, वजीर उसका अदालत का फैसला बाद में आया। ये इदारे उन लोगों ने बनाए 30 साल तक, वो लोग इक़्तिदार में रहे हैं, वो बाद में आए। अच्छा। और पहले जो है वजीर आजम या वजीर आजम साहब के जो वजीरों का बयान आ जाता है, जी जी, तो इससे तो शुबहात फैल रहे हैं ना। अच्छा। इसके अलावा जो है ना देखिए ये आपके प्रोग्राम के तवज्जो मुझे एक अमानत है, मैं अपने इलाके के वालों की एक अमानत लेके आपके पास आया हूँ। वक्त कम है तो मैं मुख्तसरन वजीर दाखिला साहब लग गए शेख रशीद साहब। मैं शेख रशीद साहब ने जो रेलवे के साथ किया जो किया, मगर मैं शेख रशीद साहब से तवक्को रखता हूँ। वजीर आजम इमरान खान साहब कराची में आए थे जब, और फिर पार्लियामेंट में भी बात की, ये जो नादरा के मसले पे जो मसाइल, बहुत से मसाइल तो हैं, अच्छा, उन मसाइल को तो बाद में करें। कम से कम जो मसाइल आपके, कम से कम इस वक्त कराची में 4 से 5 लाख लोग जो है ऐसे जो शिनाख्ती कार्ड और नादरा के सितम जरीफी का शिकार है, खास करके जो। देखिए जी इसका जवाब मैं देता हूं। प्राइम मिनिस्टर ने कमेटी बना दी है, अब एमएनए जो है वो अथॉरिटी है। अच्छा, एमएनए मुताल्लिक एमएनए, जी एमएनए अगर किसी की तस्दीक करता है, अच्छा, कि वो 30 साल या 40 साल से पाकिस्तान में मौजूद है, तो उसका शिनाख्ती हम पाकिस्तान में मौजूद का पाबंद है। पाक मुस्लिम अलायंस दीवान, पाक मुस्लिम अलायंस दीवान, चूंकि हमारे चेयरमैन बच्चू अब्दुल कादिर दीवान साहब जो है इस मसले में खासकर पिछड़ी वालों के, अच्छा, और फैक्ट्री गारमेंट्स वगैरह में काम करने वाले मजदूर तबके के जो है ना हम के लिए आवाज उठा रहे हैं, और हम चाह रहे हैं उनके मसले हल हो। वजीर आजम साहब को, वजीर दाखिला साहब को, गवर्नर साहब को खत लिख लिख के थक गए। अच्छा। खुदारा इनके परेशानी पर थोड़ी सी नजरसानी कह ले, बाकी आपके बड़े मसाइल चलते हैं। चले ठीक है, गुले राना साहब भी मेरे साथ मौजूद हैं। अदी बताइएगा, एक एहतजाज, दूसरा एहतजाज, पहला जलसा, दूसरा जलसा, आउटपुट क्या निकल रहा है? वैसे कुछ अंदाजा है इस चीज का?
अंदाजा रखेंगे अभी, मतलब ऐसा तो नहीं, अभी 2.5 साल इन्होंने जो, मैं क्या लफ्ज इस्तेमाल करूं, मेरा दिल नहीं चाहता, लेकिन जो हमारे मुल्क की ऐसी तैसी फिर चुकी है। अब ये कह रहे हैं कि जी पेट्रोल ऊपर चला गया, कभी ये ऐसा हुआ था? कभी कभी इस तरह हुआ था कि इतने लोगों को पहले आपने कहा कि जी हम घर देंगे, बजाय उसके आपने बेघर कर दिया। आपने कहा नौकरियां देंगे, पता नहीं 1 करोड़ नौकरियां देंगे, खुदा जाने वो कौन से वादे थे। और वो आपका, मैं सुन रही थी बात कि वजीर आजम साहब ने खुद कहा था कि जिस मुल्क में जो है वो चीजें महंगी हो जाए और यूं हो जाए वो हो जाए, तो हर चीज का जिम्मेदार जो है वो हुक्मरान होते हैं। तो अब वो जुमला जो है वो कहाँ चला गया? अब वो सिर्फ इन्हीं चीजों के पीछे, मुझे तो बार बार हैरानी होती है, अफसोस होता है कि अपने ही जुमले, चलिए दूसरों के जुमले तो समझ आती है, लेकिन अपने ही कहे हुए जुमले, उनसे ही आप इनहराफ कर रहे हैं। ये कहाँ का इंसाफ है अली? ये कहाँ का इंसाफ है? और मेरे पास समझने की बात यह है कि बच्चा हर एक देख रहा है, ये तो कोई ऐसी बात ही नहीं रही ढकी छुपी कि मुल्क में महंगाई का क्या आलम हो गया है। सब्जी लेने जाए तो खुदारा 2000 से कम का पैसा नहीं खर्च होता। कभी ऐसा हुआ था? कभी इस तरह से गरीब की ऐसी तैसी हुई थी? मुझे सिर्फ इसका जवाब दे दे। ये तो छोड़े, ये बात तो छोड़े, जो हशर इन लोगों ने किया है, ये हशर पहले कभी हुआ था? चाहे जितना मर्जी ये चुप सब कुछ कह ले, लेकिन ये हालात थे कभी? इसका तो जवाब ले लीजिए प्लीज अली, इसका तो जवाब ले लीजिए। लेकिन बोले राना साहब, हालात बहुत बुरे हैं, लेकिन फिर भी आप लोगों का एहतजाज रंग नहीं ला रहा। ऑपोजिशन अपने काम में लगी हुई है, हुकूमत अपने काम में लगी हुई है। ये जिस वक्त किसी को पता भी नहीं चलेगा, रंग जब लाएगा ना तो उस वक्त पता भी नहीं चलेगा कि किस वक्त ये रंग लाएगा। और ये देखिएगा कब तक एक्सपेक्टेड है कि आप लोगों का एहतजाज या ये जो तहरीक चल रही है पीडीएम की, ये रंग लाएगी? नहीं, ये का पीडीएम का हिस्सा ही नहीं है, ये तो छोड़ गए पीडीएम को भाई। अच्छा, पीपल्स पार्टी वाले पीडीएम नहीं छोड़ गए, ये पीडीएम तो एहतजाज पर बैठी हुई है। ये थरपारकर में जश्न मना रहे हैं, इनका क्या काम है पीडीएम से? ये आपकी बचत है, ये कोरोना भाई आप पीडीएम का हिस्सा नहीं है, पीपल्स पार्टी पीडीएम का हिस्सा नहीं है। आप चले मैं तस्दीक करा लूं जरा, गुले राना साहब तस्दीक कर दें मुझे। बात ही नहीं कर रही भाईजान, जो आप बैठे हुए हैं, मैं तो आपसे एक सवाल कर रही हूँ, पहले उसका तो जवाब दे दीजिए। पहले जो एक सवाल है उसका तो जवाब दे दीजिए, फिर किसी रैंडम बात के पीछे जाएंगे। चले ठीक है, मैं जवाब ले लेता हूं, फिर मैं दोबारा आपकी तरफ आऊंगा। रज़ाक भाई जरा क्लियर कर दें सर, ऐसे हालात, इतने संगीन और बदतर हालात कभी नहीं थे पाकिस्तान के। देखें जब कौमें बनती हैं, जब मुल्क बनते हैं, ये और जब इदारे बनते हैं, जब घर बनाना पड़ता है तो तकलीफात आती हैं। ये आप कंट्री इंटरनेशनल बात तो तब आए ना जब हुक्मरान भी उतनी तकलीफ बर्दाश्त करे जितनी आवाम कर रही है। आप तुर्की को देख लें, दुनिया के ममालिक है जहां पे, तुर्की में क्या एर्दोगान साहब, जाहिर है ईरान में देख लें आप खुमैनी साहब, कितनी स्ट्रगल कर उन्होंने अपने मुल्क को बनाया। अच्छा, ऐसा यहाँ पर खान साहब क्या स्ट्रगल कर रहे हैं सर? 25 गाड़ियों का प्रोटोकॉल है, 2 लाख के अंदर उनके घर का जो है वो रेंट नहीं चलता, उनका जो है वो खर्चा नहीं चलता। नहीं और यहाँ पे 17,000 रुपए उन्होंने जो है वो तनख्वाह रखी हुई है मजदूर की। कुछ मैं ये नहीं कह रहा हूँ, मैं वो आप पूरे मुल्क की बात कर रहा हूँ। आप खान साहब लीडरशिप की बात हो रही है, तो मैं खान साहब लीडर है, तो देखिए लीडरशिप मुल्क को संभालने के लिए जा रही है। ये टूटा फूटा पाकिस्तान बनाने के लिए जा रहे हैं, इदारों को खड़ा कर रहे हैं, मुल्क के कर्जों पर नजरसानी कर रहे हैं, कानून साजी हुई है, लोगों को बंद कर रहे हैं, मुल्क को दोबारा से बनाया जा रहा है। ये वो पाकिस्तान नहीं बचा था जो कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने अपनी जिंदगी में बनाया था। अच्छा, ये 50 साल पीपल्स पार्टी और नून लीग के इक़्तिदार ने इसकी जड़ें खोखली कर दी थी। इनको आप देखें 1 अरब रुपया अपनी सेकंड वाइफ को इसाक डार साहब ने, वो क्या होता है निकाह में, हकीम, 1 अरब रुपया। अच्छा, और उसका बाप की साइकिलों की दुकान थी। अच्छा, लाहौर में। जी। सारे लाहौर सारे मुल्क को पता है कि उसका वालिद बच्चों को साइकिलें किराए पे देता था, पंचर लगाता था। अच्छा, उसका बेटा मेरे ख्याल 3rd शादी कर रहा है और 1 अरब रुपया दे रहा है मारवी मेमन साहिबा को। अच्छा, तो ये बताएं कौन सी हक हलाल की कमाई है? तो सर आप साबित कर देना कि हराम की कमाई है, नैब साबित कर दे, इदारों में इस्लाहात, इदारे काम कर रहे हैं, नैब काम कर रहा है। कैसा काम कर रहा है, कुछ साबित ही नहीं कर पा रहा। प्रोसिक्यूशन वो छुप के भाग गया है, लंदन में जाके बैठ गया है। तो लाने के लिए कोई पॉलिसी नहीं है आपके पास? अब देखें ना, आप इंटरपोल को बोलते हैं, इंटरपोल बोलता है कि सियासी केसेस है। ऐसा नहीं है कि हम इंटरपोल को फोन करें और वो हमें बंदा दे दे, ऐसा नहीं है। कई ममालिक में हमारे मुआहदे हैं कैदियों को शख्सियात को हवाले करने के, कहीं में नहीं है। अच्छा, तो आप मुझे ये बता दें
कि अभी रफीक साहब और जो रेलवे मिनिस्टर थे नून लीग के साद रफीक साद रफीक साहब की बात हुई। अभी कल एक स्टोरी एक बड़े चैनल ने चलाई है जी जी कि उन्होंने जो सेकंड शादी की है, उन्होंने 10 करोड़ रुपए हक महर और 20 लाख रुपए, अरे सर, 20 कहाँ लाख दूसरी रुपए तीसरी की शादियों में चले जॉब गए? दी। अच्छा, अरे तो ये किया है ना इन लोगों ने। चले ठीक है चले ठीक है। मोइनुद्दीन साहब सर लास्ट मोमेंट करते, टाइम खत्म हो गया मेरे पास। वलीमा भी जो है मदरसे में जाके किया था, ये होता है सादिक और अमीन। अच्छा चले, वैसे सादिक और अमीन पे मैं फिर किसी दिन प्रोग्राम करूंगा। मोइनुद्दीन साहब आखिरी कमेंट करते हैं सर। मैं यही कहूंगा कि वजीर आजम साहब की खिदमत में गुजारिश करूंगा कि ये जो चंदे देने के जो आपने सिलसिले शुरू किए, जो आकिफत के ना वो के घर और जो आवाम को जो, मैं उनसे ये गुजारिश करूंगा कि ये चंदे ना दें। अच्छा, आप टैक्स कम कर दें, चलें, चीजों ठीक है। की महंगाई कम कर दें, सबको फायदा हो। चंदों से मखसूस लोगों को फायदा देकर कुछ हासिल नहीं होगा। चलें ठीक है, बहुत शुक्रिया। आपास मुस्लिम अलायंस दीवान से मोइनुद्दीन अहमद मंसूरी साहब मेरे साथ मौजूद थे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से रज़ाक बाजवा साहब मेरे साथ मौजूद थे, जबकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से गुले राना साहिबा ने मुझे ज्वाइन किया। आप तीनों मेहमानान का बहुत बहुत शुक्रिया।